कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें। आदरणीय सज्जनों, आज हम नैतिक भौतिक भाग के 16वें में भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 96 से आगे चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 97 में सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में संसद की विधियों के अनुसार बताया गया है। प्रिय बंधुओं, अनुच्छेद 98 में संसद के सचिवालय के बारे में बताया गया है और संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के कर्मचारी अलग अलग होते हैं। दोस्तों, संसद विधि द्वारा प्रत्येक सदन के सचिवालय कर्मचारी वर्ग की भर्ती, नियुक्ति और उनकी सेवाओं की शर्तों का विनियमन भी अलग अलग होता है। संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के परामर्श करने के पश्चात ही दोस्तों सचिवालय कर्मचारी की भर्ती और नियुक्ति के नियम बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 99 को वर्तमान संविधान से हटा दिया गया है। बहरहाल इस अनुच्छेद में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया था। अनुच्छेद 100 के अनुसार मतदान और रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुसार सभी प्रश्नों की अवधारणा अध्यक्ष, सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उनकी उपस्थिति वोट देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाता है। सभापति या अध्यक्ष कार्य करने वाले व्यक्तियों की तरह या दूसरे सदस्यों की तरह मत नहीं देता, परंतु मत बराबर होने की दशा में उसका मत निर्णायक होता है और वह उसका प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 101 के अनुसार कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता और जो व्यक्ति अगर दोनों सदनों का सदस्य चुन भी लिया जाए तो उसे एक सदन का खाली स्थान करना पड़ता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति संसद या किसी भी राज्य के विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। अगर होता है तो दोनों में से एक का त्याग करना पड़ता है। सज्जनों, कोई भी व्यक्ति संसद के किसी सदस्य का सभापति या अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लिखित पत्र द्वारा अपने स्थान को त्याग कर सकता है और सदन में अगर कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर देती है। अनुच्छेद 102 में सदस्य की अयोग्यता के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निम्नलिखित योग्यता होती है। 1. यदि वह भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने पर उसे अयोग्य करार ठहराया गया हो। दूसरे, यदि उसमें सक्षम न्यायालय की घोषणा द्वारा विकृत चित्त की विद्यमानता हो। तीसरे, यदि वह अनुचित दिवालिया हो। चौथे, यदि वह भारत का नागरिक नहीं हो। पांचवा, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या संसद द्वारा अयोग्य करार दिया गया हो। प्रियजनों, अनुच्छेद 103
में सदस्यों की अयोग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय को बताया गया है। संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 में वर्णित किसी भी निर्भरता से ग्रस्त हो गया हो या नहीं भी हुआ हो तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 104 में यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने से पहले संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है या जानते हुए भी कि वह योग्य नहीं है या वह सदस्यता के लिए जो अयोग्य है या उसे ऐसा करने से प्रतिबंधित किया हो, संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों का पालन करते हुए वह प्रत्येक दिन के संबंध में जिस दिन वह बैठता है जब मतदान करता है, संघ को देशदंड के रूप में वसूल किए जाने वाले 500 रुपये जुर्माने के उत्तरदायी होता है या होगा। अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद के सदनों, समितियां की शक्तियां और विशेष अधिकार आदि को बताया गया है। 1. इस संविधान के उपबंध और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियम तथा स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद के सभी वाक्य स्वतंत्र होंगे। नंबर 2. संसद में या किसी समिति में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात को दिए गए मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। नंबर 3. संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद समय समय पर इस विधि द्वारा परिनिश्चित करेगा। अगर परिनिश्चित नहीं की जाती तब वह होगा जो संविधान अधिनियम 1978 की धारा 15 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले थी। नंबर 4. व्यक्ति को इस संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का, कोई उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। जैसे खंड 1, खंड 2 और खंड 3 के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं। आदरणीय सज्जनों, अब अगले भाग में हम भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 106 से लेकर 123 के बारे में जानेंगे, जिनके अनुसार सदस्यों के वेतन व भत्ते समय समय पर विधि द्वारा कैसे आधारित किए जाते हैं, इसका भी वर्णन करेंगे। धन्यवाद।